खुशहाली। सर स्पीच कंपटीशन के बारे में बताइए ना। देखिए ना, देखिए आज जो बच्चियों ने यहाँ पर इस स्लम एरिया में, मतलब जिनकी आमदनी जब बिलो लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे हैं, अच्छे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, पैसे नहीं लोगों के पास हैं, बुर्का पहनते हैं, इस वक्त अजीब तरह के लोग यहाँ पे, और इनकी टैलेंट देखकर मेरी आंखें खुली नहीं कि गोंडी में बहुत टैलेंट है, लेकिन ये टैलेंट उजागर नहीं हो रहा है। इस टैलेंट को उजागर करना इंटरनेशनल लेवल पे मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं गोंडी के टैलेंट्स को पूरे इंटरनेशनल लेवल तक ले जाऊं और बता दूं कि गोंडी इस महाराष्ट्र का एक बहुत अच्छा इलाका है, और गोंडी में छोटे छोटे घर हैं, इनके पास इतनी आमदनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कि ये लोग बहुत ही काबिल, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, ये दिखाने के लिए हमने इस तरह के गोंडी टैलेंट्स का प्रोग्राम रखा हुआ है। इस तरह से रोज़ाना इस प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और इन प्रोग्राम के बाद 8 तारीख को हम बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाएंगे और इनके नामों का ऐलान करके पूरे देश में बताएंगे कि गोंडी के लोग क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा है ना कि गांधी जी ने बचपन में 8 साल की उम्र में हरिश्चंद्र राजा का एक नाटक देखा था, और उस नाटक को देखने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल लिया। और आज जो है सुबह से शाम तक टीवी पे, मोबाइल पे ऐसे गंदे गंदे फोटो आते हैं, ऐसे गंदे गंदे मर्डर, लूटपाट, रेप, ऐसी चीज़ें आती हैं, और उसको जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए रेप भी बढ़ेगा, लूटपाट भी बढ़ेगी, मर्डर भी बढ़ेगा, जब तक ये चीज़ें नहीं हटाई जाएंगी। पहले क्या था कि पहले लोग जो है जॉइंट फैमिली में रहते थे, दादी रहती थी, नानी रहती थी, सिखाती थी। अब माँ बाप नौकरी करने कहीं जा रहे हैं, बच्चे घर में अकेले पड़े हैं, और ये बुर्का जो है ना इस्लाम का एक हिस्सा है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने कहा, ऐ नबी अपने औरतों से कह दो कि जब घर से निकले तो सर से पैर तक चादर झाँप लें, और अपने मर्दों से कह दो जब घर से निकले तो नीची नज़र करके चलें। ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। अभी एक किस्सा बताऊं मैं आपको। एक लेडी जो स्कर्ट पहन के एक जाती थी एक जगह पे, तो कहती थी मैं आप कल से ऑफिस आऊँगी नहीं, क्योंकि लड़के मुझे बहुत छेड़ते हैं, ये गली में बहुत ख़राब लड़के हैं। तो उसकी दूसरी सहेली थी जो बुर्का पहनती थी, उसने कहा बहन ये मेरा बुर्का पहन ले और जा तू फिर से आ, देख क्या होता है। तो वो गई वापस, अब बुर्का पहन के आई ना, किसी ने उसके साथ देखा ही नहीं। तो ये जो है ना, आज अच्छाई को बुराई कहा जा रहा है और बुराई को अच्छाई कहा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि देखिए आज भी अगर आप हिंदू लोगों के पास जाएँ, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की फैमिली, राजस्थान जाएँ आप, मध्य प्रदेश जाएँ आप, महाराष्ट्र में जाएँ राजाओं के घर पर, तो उनके घर में उनकी बहू बेटियाँ जब कुछ लाती हैं, खाने पीने देती मेहमानों को ना, तो अपना घूंघट बढ़ा के देती हैं। ये वो है, ये वेस्टर्न कल्चर के लोग जो दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, वो कल्चर हिंदुस्तान को अडॉप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ना बर्बादी रखी हुई है। सर गोवंडी टैलेंट से गोवंडी का इमेज चेंज होगा सर? 100% चेंज होगा। अगर ये बच्चियों का की तकरीर लोग सुनेंगे, बच्चियाँ कितने फर्राटे से अंग्रेजी बोल रही हैं, कितनी फर्राटे से बातें कर रही हैं, तो फिर यहाँ का इमेज ज़रूर बदलेगा। जो विनर होंगे नेशनल तक जाएंगे और विनर होने वाले भाई जब ये विनर होंगे और ये अखबार में छपेगा, आप टीवी पे दिखाएंगे, तो लोग ढूंढेंगे उनको, भाई कहाँ कौन कौन लोग हैं, कैसे हैं। इसी तरह से होता है ना, क्रिकेट बच्चा खेलता है और अच्छा खेलता है, उसका प्रचार होता है, उसको बुला के इंडिया लेवल तक खिलाया जाता है। कि जिस श्रम इलाके में ख़ास तौर से, अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा कि पूरे मुंबई में सबसे कम फंड जो मानखुश शिवाजी नगर को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है कम फंड भाई? मानखुश शिवाजी नगर क्या यहाँ के इंसान नहीं रहते हैं क्या? लेकिन यहाँ दलित और माइनॉरिटी ज़्यादा है, तो इनको जो है ना सरकारें निगलेक्ट करती हैं। हम बताएंगे कि भाई अगर चाहे तुम 20% माइनॉरिटी को तुम जो है आज जो है इसको अनदेखा कर दोगे, उनके साथ इंसाफ नहीं करोगे, तो बदन का 5वां हिस्सा कटेगा ना, ऊपर से कटेगा ना आदमी मर जाएगा, नीचे से कटेगा ना तो लूला हो जाएगा, अब बगल से कटेगा ना तो हाथ पैर ही नहीं उसके पास होगा। तो इस देश की जो माइनॉरिटी है उसको अगर इंसाफ नहीं मिला तो ये देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता है। इसलिए आप देखो, जहाँ जहाँ स्कूल में कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं है, उनको करेंगे तो ही देश तरक्की की तरफ जाएगा, वरना इस तरह से देश तरक्की कर नहीं सकता है। भाई ये जो स्पीच कंपटीशन रखा गया है उसके बारे में जरा बताइए। ये स्पीच कंपटीशन जो रखा गया है, ये आज हमारे गोंडी के जो बोलते हैं ना कि हुनरमंद लोग हैं, ये उनके लिए स्पीच रखा गया है, और गोंडी के जो बदनाम कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए रखा गया है। और खास करके पूरी मुंबई में एक नाम होना चाहिए, गोंडी का एक अच्छा खासा नाम होना चाहिए।
इसलिए स्पीच नहीं है, ऐसे बहुत सारे कंपटीशन रखे गए हैं। मतलब सिंगिंग के कंपटीशन है, फुटबॉल के, क्रिकेट के, कराटे के, कुंफू के, किक बॉक्सिंग के हैं, वॉलीबॉल के हैं, फुटबॉल के हैं, मतलब हर हर जितने स्पोर्ट्स की जितनी चीज़ें हैं वो सब रखी गई हैं। अब भाई गोवंडी टैलेंट के वजह से गोवंडी का इमेज चेंज हो सकता है भाई। गोंडी का इमेज बहुत अच्छा है भाई। कैसा है मतलब विरोधियों के पास जब कुछ मुद्दा नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ तो लांछन लगाना ही पड़ेगा ना। अब हमारी तारीफ तो नहीं करेंगे, अबू हाशिम आज़मी साहब की तारीफ तो नहीं करेंगे। एक तो नया ट्रेंड निकला है यार, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे न्यू आईडी बनाओ और उससे कमेंट कर दो, सामने वाले को गालियाँ दो, फालतू फालतू बातें करो। तो ये मत देखिए, गोंडी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, पूरी मुंबई का एक दिल में बुना हुआ है। गोंडी एक स्लम इलाका है, एक गरीब इलाका है, और गरीब इलाके में जो हिसाब से यहाँ पे गरीबी है, जो हिसाब से यहाँ पे ये सब चीजें हैं, वो हिसाब से फैसिलिटी बहुत है। हाँ, आज लोग 3-3 4-4 माला के घर पे रह रहे हैं भाई। इतना बड़ा घर जाओगे खरीदे ना 1200 स्क्वायर फीट का, 2.5 से 3 करोड़ रुपये का घर आता है। लेकिन गोंडी में 4-4 फैमिली सेट है। हाँ, पानी का जाके आप चेक करिए, कम से कम एक गली में आप घुसोगे ना तो सिर्फ 2 लोगों के पास कनेक्शन है, 25 लोग पानी फ्री में पी रहे हैं। ये सब अबू हाशिम आज़मी सब की देन है। हाँ, ऐसा नहीं है सिर्फ गरीब लोग हैं, और लोग जो हैं बदनाम कर रहे हैं, बदनाम करने में जाए बोलते ना कि इनका क्या जा रहा है, गोंडी बदनाम हो रही है। भाई बुरखा को लेके हमेशा विवाद हुआ है सर, और अभी देखा गया है कि स्पीच कंपटीशन में बुरखा पहनकर बच्चियों ने स्पीच दिया, उसके बारे में बोलिए। देखिए, मेरी वाइफ है ना माशाल्लाह बहुत पर्दे नशीन है। मेरी वाइफ जब वार्ड में जाती है ना, तो कभी किसी एक बहन ने बोली कि भाभी हम लोग आपको पहचान नहीं पाते हैं, आप ये नकाब उतार दीजिए तो हम लोग पहचानेंगे। तो बोली कि भाड़ में जाए इसी सीट, भाड़ में जाए नगर नगर सेविका, मैं अपने पर्दे से कोई समझौता नहीं कर सकती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है उससे अपने पर्दे से समझौता नहीं है। कुछ कंपटीशन जो रखा गया है उसके बारे में बताइए। आज गोवंडी में जो स्पीच कंपटीशन यानी तकरीरी मुकाबला रखा गया, उसमें तकरीबन 16-17 पार्टिसिपेंट थे, और सबसे अच्छी बात यह है कि 99.9% लड़कियां थी, और उनमें भी 90% जो है बुर्के वाली लड़कियां थी, जो जिनको बारे में कहा जाता है कि हिजाब में लड़कियां जो रहती है वो घरेलू कहीं भी जो है कंपटीशन में आ नहीं सकती और कॉन्फिडेंस नहीं है। तकरीरी मुकाबले का मतलब ही ये होता है कि एक जो बच्चा या स्टूडेंट तकरीर कर रहा है उसमें कॉन्फिडेंस कितना है, कैसा है, और 50 आदमी के खड़े रह के माइक पर कुछ बोल सकता है कि नहीं, इतना कॉन्फिडेंस है या नहीं है। तो आज ये पता चला है कि गोंडी में जिन लड़कियों को उर्दू स्कूलों की या मुस्लिम स्कूलों की हिजाब वाली लड़कियों को कहा जाता, ये समझा जाता था कि इनको कॉन्फिडेंस नहीं है, आज उन्होंने बताया कि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ है, उनमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उनमें कॉन्फिडेंस है, और ये लड़कियां इस तरह से मेरा अंदाज़ा है कि किसी भी फील्ड में आगे जाएंगी ना तो बहुत आगे बढ़ेंगी। यानी गोवंडी के टैलेंट को आपने जो शुरुआत किया है सामने लाने की कि गोवंडी में टैलेंट है, तो ये टैलेंट यहाँ पर गोवंडी में दिखा है स्पीच के। और बच्चों ने स्पीच दिया सर, उसके बारे में बताइए ना सर। देखिए, हम लोग जब एक स्पीच कंपटीशन में जाते हैं तो बच्चे आते हैं, हो सकता है उनको किसी ने लिख के दिया होगा, इसीलिए कंटेंट का तो वो इतना महत्व नहीं रहता है, लेकिन कॉन्फिडेंस किस तरह से आके वो परफॉर्म करते हैं, किस तरह 3 मिनट में वो बात करते हैं, किसी तरह 3 मिनट में वो अपने तकरीर को जस्टिफाई करते हैं, और कितना इफेक्टिव वो तकरीर करते हैं, ये सब देखा जाता है। आज सोशल मीडिया के ज़माने में 1 मिनट की रील में बात होती है और 1 मिनट की रील चलती है। आपने 3 मिनट दिया था, 3 मिनट में हम किसी भी बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी लीडरशिप क्वालिटी, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सब हम जान सकते हैं, और ये हमने यहाँ पर किया और हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत टफ कॉम्पिटिशन था, समझ लीजिए कि ऐसा था कि 90% से तक और 90% से 90%, 90.4% तक मार्क्स मिल सकते थे, और 4% में हमारा सारा कॉम्पिटिशन था। बहुत टफ कॉम्पिटिशन था। मैम आज जो स्पीच कंपटीशन रखा गया उनके बारे में बताइए। देखिए, मैं बताऊं कि ये गोवंडी का टैलेंट ऑफ गोवंडी फेस्टिवल एक्चुअली क्यों रखा गया है, क्योंकि गोवंडी के ही कुछ लोग गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ वो कौम के गद्दार लोग हैं जो अपने ही कौम के बच्चों को और बच्चियों को बदनाम कर रहे हैं। जबकि हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत टैलेंट है, और देखा जाए तो टैलेंट हर जगह पर है, और अगर कहीं खामियां हैं तो वो भी हर जगह पे है, सिर्फ गोवंडी में ही क्यों। तो ये जो सियासत चल रही है गोवंडी के अंदर कि गोवंडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, गोवंडी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है,
तो इन चीज़ों को देखते हुए ये प्रोग्राम रखने का फैसला किया गया कि गोवंडी में एक ऐसा गोवंडी के ही बच्चों का टैलेंट उजागर किया जाए, लोगों को बताया जाए कि जो आप बता रहे हैं वो नहीं है। जैसे सिक्के के दो रुख होते हैं वैसे ही हर जगह पे दो चीज़ें होती है, अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, लेकिन बुरे उतने नहीं है जितने अच्छे ज़्यादा है। तो ये बताने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया और इसमें आप देख रहे होंगे कि हमने स्टार्ट किया था पहले कुछ इवेंट से, लेकिन उसके बाद इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और अब ये गोवंडी टैलेंट ऑफ गोवंडी फेस्टिवल बन चुका है। तो फेस्टिवल में हमने ये देखा है कि हर तरीके के बच्चे यहाँ पर हर एक छोटी यानी सिर्फ स्पीच कंपटीशन में नहीं है, आप देखिए ड्राइंग कंपटीशन में बच्चे हैं, उसके बाद स्पीच कंपटीशन है, उसके बाद मुशायरा है, उसके बाद टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, हर हर शोबे के अंदर आपको बच्चे दिखेंगे जहाँ पर उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया है। यही नहीं, यहाँ के बच्चे नेशनल, इंटरनेशनल और यहाँ तक कि यहाँ के लोगों ने, लड़कियों ने और लड़कों ने बहुत अच्छी अच्छी नुमाया कामयाबी हासिल की है। तो ये सारी चीज़ें गोवंडी फेस्टिवल में दिखेगी और हम आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए और देखिए खुद अपनी आंखों से कि गोवंडी का क्या टैलेंट। स्पीच का जो कंपटीशन रखा गया है उसके बारे में बताइए ना, गोवंडी ऑफ टैलेंट। आज जो था वो आवाज़ गोवंडी था, तो यानी स्पीच कंपटीशन। हम चाहते थे कि हमारे बच्चे कितने बुलंद आवाज़ के साथ अपनी बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखना जानते हैं और साथ ही साथ हमें देखना भी चाहते हैं कि हमारे गोवंडी के बच्चों में कितना लीडरशिप क्वालिटी है, वो तराशने के लिए आज ये कंपटीशन रखा गया था। वो कहते हैं ना कि है हुनर तुझ में तो हाथ में सूरज सजा के ला, बुझते हुए चिराग को हवा के मुकाबिल में ला। तो हम कोशिश वही कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से गोवंडी के जो बच्चे हैं जो कहीं अलग अलग चीज़ों में भटके हुए, जो सोशल मीडिया में ज़्यादा बिजी रहते हैं, जो मोबाइल में ज़्यादा बिजी है, उनको ये बताना है कि देखिए टैलेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसी को प्लेटफॉर्म देंगे तो बच्चे खुद ब खुद अपनी मंजिलों को आजमाते हुए, अपने हुनर को आजमाते हुए ऐसे प्लेटफॉर्म्स में खड़े होकर अपनी बातों को साझा करेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है हमारे आमदार जनाब अबू आज़िम आज़मी साहब की तरफ से कि जिस तरीके से जश्न हुनर मनाया जा रहा है गोवंडी में, जीते कोई भी पर इस बार जीत गोवंडी की होगी, जो गोवंडी के लोगों की होगी, उनके टैलेंट्स, उनके हुनर की होगी। और ये जश्न में हम सब जो है, हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अभी भी जो टैलेंट्स बाकी है, जो कॉम्पिटिशन्स बाकी है, उसमें सभी को आगे आना चाहिए और ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए बुराई करने के लिए वक्त बहुत है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए वक्त बहुत कम है। तो आपको ये चाहिए कि अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि अच्छे कामों से ही बुराइयां खत्म होगी। आज जहाँ गोवंडी को जिस तरीके से नाम दिया जाता है, बदनाम किया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है जो खामोश रहकर ये सारे इल्ज़ामों को सुनते हैं। तो आइए बोलिए कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में रहना है तो कोहराम मचा दो। ये कोहराम हुनर का है, ये कोहराम गोवंडी के जश्न का है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम असातिज़े इकराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, मेरी प्यारी बहनों, मेरी तकरीर का उन्वान है औरतों की तालीम। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, मकाम दिया, तालीम हासिल करने का हक दिया। सबसे पहली वही जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई वो ये थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये आयत हमें बताती है कि इस्लाम का आगाज़ ही तालीम के पैगाम से हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। ये बात जाहिर करती है कि तालीम सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी जरूरी है। मुहतरम सामाईन, अगर औरत तालीम याफ्ता होगी तो वो अपने घर को संवारेगी, बच्चों की बेहतरीन तरबियत करेगी, माशरे को एक अच्छी और नेक नस्ल देगी। तालीम के बगैर औरत अंधेरे में चिराग के बगैर के मानिंद है। तालीम याफ्ता औरत एक रोशन चिराग है जो अपने घर को भी रोशनी देती है, माशरे को भी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को इल्म और फिक़ह में बहुत ऊंचा मकाम हासिल था। बड़े बड़े सहाबा उनसे मसाइल पूछने आया करते थे। इस बात की दलील है कि औरतें भी इल्म में
अपने खानदान के लिए भी। अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो पूरा खानदान तरक्की करेगा। इसीलिए कहा गया है कि तुम मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दो, मैं तुम्हें एक पढ़ी लिखी कौम दूंगा। वो कौम किसी शान की हकदार नहीं है, वो कौम किसी शान की हकदार नहीं है, जिस कौम की औरत अभी बेदार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। थोड़ी सी बच्ची जो हमारी गोवंडी की बच्ची है, और बहुत बुलंद जज्बों के साथ में उन्होंने अपनी बात को यहाँ रखा और सबकी दिलों को जीता है। मुबारक हो बेटा आपको और आपके वालिद। This is Dr. Mariam. आजादी हमें चाहिए आजादी. We are all familiar with these azadi demands being chanted in popular college campuses. But within all these false azadi demands, there arises a serious question. A question challenging our rights, a question defining our duties, a question asking us what is the role of youth in building a new India. December 2012, after the Delhi Nirbhaya gang rape, our country witnessed severe outrage and mass protest. But what was worth noticing was the fact that the power of no opposition, no leader, no industrialist, no bureaucrat was able to achieve what was achieved by a bunch of conscience-stricken youth with candle in the hands and rigor in their voices. Here, the role of youth was rightly exercised by initiating mass movement for the greatest benefit of the society. But if this is the youth, then who are these Azadi preachers and stone pelters? But for understanding the limits of a right and extents of our duties, each one of you, all the youth present here, needs to educate themselves and educate their counterparts. Several youth-led organizations like Wisdom Tree, Super 30, they've already accomplished this. So I believe in an India where billionaires, millionaires, bureaucrats, leaders, they all come together and educate young men so that each one of us can prosper. So that we can show the world the more we share, the more we have. And knowledge in this case is not an exception. Now, on one hand, India is the largest food distribution center in the world, second largest irrigated nation with a potential of 6 million tons of production. But on the other hand, almost half of the population below the age of 5 and 21% of adults are malnourished. So I dream of an India where the youth takes them from darker reality to greener potential by changing the agricultural norms, all the agri-portal norms, and by severe reduction in taxes in the agricultural sector. Now, let us accept the fact that terrorism and nuclear war has taken up all over the world. But even today, India imports 71% of its arsenals from Russia, France, and Israel. So I would like to urge the youth and let them know that all these arms and ammunitions which we are actually importing from these nations are all second-hand ammunitions which are sold at twice the prices. I request all the youth present here to develop opportunities for themselves in the field of research and development of arms and ammunitions. Now, my dear friends, we live in an India where almost 65% of population is below the age of 35. But I would like to ask each one of you a question. Do each one of us present here have a voter ID card? Is all the youth present here having or acknowledging the right to vote? If not, I would like to question you all, why are we not participating in politics? Just because politics is dirty? But don't you think that bad politician will make it even worse? Should we all not come together and exercise our rights? Now, in a nation where there are 1.3 billion youth, we are suffering a problem of brain drain in one of the most promising sector, which is the IT sector. Let us all come together and turn this formula of IT plus IT is equal to IT true, which is
India today, information technology, and India today will turn it into India tomorrow. Now, I would like to ask each one of you present here, are you all ready to exercise your rights? Are you all ready to justify your roles? If the answer is yes, then congratulations, ladies and gentlemen. You are all ready to make India one of the best and greatest nations ever. Thank you.